नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पार्ट नंबर 13 की। दोस्तों टारगेट है 30 ऑफ 30। सबसे बेस्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। साथ ही में फ्री नोट्स एवं PDF फाइल आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर और आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और दोस्तों ये पार्ट नंबर 13 है और इसके पिछले पार्ट देखना तो यहाँ पे आई कार्ड पे आपको लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सिलेबस आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्नों का कलेक्शन यहाँ पे किया जाता है और वही प्रश्न लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं या आने वाले प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 ऑफ 30 का कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। दोस्तों सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, समझेंगे ध्यानपूर्वक, वीडियो को इन तक देखिएगा और एक बार वीडियो को दिल से लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय में बात करेंगे, प्राथमिक विद्यालय 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के विद्यालय की बात करेंगे। कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है। सक्रियबद्धता का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का मतलब यही होता है उनके जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। किससे? बच्चों से। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील हो जाते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने से अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि से भाग लेते हैं। जब वे गतिविधि से भाग लेते हैं अपनी रुचि के अनुसार लेते हैं। जी हाँ, अपने रुचि के अनुसार जब वे गतिविधि में भाग लेते हैं तब बच्चे क्या है, सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं जो है बहुभाषी होती हैं। सभी लोग जानते हैं क्योंकि हमारा देश बहुभाषिकता का देश है दोस्तों। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना है। किसके रूप में देना चाहिए, किसके रूप में देखा जाना चाहिए। आप सभी भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सभी लोग समझेंगे प्रश्न को। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पेडागॉजी की बात करेंगे तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा यानी आपके द्वारा कैसे देखा जाना चाहिए। इसमें आपके द्वारा दोस्तों संसाधन के रूप में देखा जाना है। जी हाँ, किसके रूप में, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो होती हैं, जो शिक्षार्थियों द्वारा यानी विद्यार्थियों द्वारा या बालक बालिकाओं द्वारा जो गलतियां की और त्रुटियां जो की जाती हैं उस पर जो है बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, या फिर शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, या उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, ये होगा जब कोई भी बच्चे वहाँ पे त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र दोस्तों यही कहता है जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो बेस्ट होगा वही आपके पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र का आंसर होता है। प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको पता है एक सिद्धांत या आपका कथन से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। तो के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार के?
किसके विचार से? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जीन पियाजे जी। जी हाँ, जीन पियाजे जी के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और जीन पियाजे ने बच्चों की, बालकों की 4 अवस्थाएं बताई थी। जी हाँ, 4 अवस्थाएं बताई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है, किसके? बाल के केंद्रित, सभी लोग समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किसके रूप में? किसके रूप में? अगर जब बच्चे के लिए जटिल परिस्थिति हो, उसको संसाधित करने में क्या है, शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। जब बच्चों में जटिल परिस्थितियां आए तो उनको संसाधित करने के लिए, ताकि वह यह जटिल परिस्थितियों से निकल सके बच्चे, तो शिक्षक को किस प्रकार से सहायता कर सकता है? तो शिक्षक जो है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर सहायता कर सकता है बच्चों को। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा आपका यह क्या है? समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ये सभी समझिएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में अगर पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है, तो ये समस्यात्मक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनुभव की व्याख्या कर सकता है लेकिन ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। ये सभी आप लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल यानी जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि हम बात करते हैं, हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है? तो बालकों या विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर अगर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र जो होता है बेहतर होता है, क्योंकि वह समूह में किसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक वृक्ष से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। जी हाँ, विकास की गति जो होती है एक वृक्ष से दूसरे से भिन्न तो होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी चोटी से, अव्यवस्थित से, अप्रत्याशित से, या क्रमबद्ध या और व्यवस्थित से अनुगमन, किस प्रकार से वह जो नमूना है अनुगमन करती है, किस प्रकार से आपका अनुगमन करती है? तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुगमन करती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? अब देखिए, विकास के लिए बताया गया है, तो बाल विकास यानी बच्चों का विकास से संबंधित आपका है, तो यहाँ पे विकास के लिए बताया गया है, तो विकास के लिए कौन सा एक उचित होगा? तो अगर हम विकास की बात करते हैं तो उचित होगा सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जी हाँ, विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह जो है सामाजिक संस्कृति संदर्भ करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है दोस्तों कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इसका कारण क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे दिमाग में, जो व्यक्ति होते हैं, हम और आप होते हैं, इनमें एक दूसरे की भिन्नता क्यों होते हैं, अलग क्यों होता है? इसका प्रमुख कारण है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। जो बच्चे का समाजीकरण होता है उसमें जो परिवार है वह भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है? तो वह मुख्य रूप की भूमिका निभाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका बच्चे का समाजीकरण, परिवार जो होता है, बच्चे का समाजीकरण में परिवार की भूमिका जो होती है मुख्य भूमिका कहलाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन वाला एक सही मिला जोड़ा है। अब जोड़ा यहाँ पे दिया है तो कौन सा यहाँ पे सही है वह हमें बताना है। तो सही यहाँ पे आपका पहला ही दिया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक जो बच्चा है संधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्य हो जाता है। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वह संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। और यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, शैशवावस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सही जो अवस्था दिया गया है कि संधारण में वर्गीकरण करने के योग्य बच्चा कब हो जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर है दोस्तों कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक बच्ची है जो कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह की समझ से प्रदर्शित कर रही, किसकी समझ से प्रदर्शित कर रही? प्रतीकात्मक विचार से, अहंग केंद्रित चिंतन से, कार्य कारण से, या आपका विपर्य चिंतन से। किससे प्रदर्शित कर रही है? तो एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह दोस्तों वह कार्य कारण प्रदर्शित कर रही। क्या कर रही है? कार्य कारण प्रदर्शित कर रही है। कार्य करने के बाद धूप में जब कपड़ा डलता है तो सूख जाते हैं, तो वही हो गया कार्य कारण प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार, जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के, किसके बजाय? तो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों प्रकार और मात्रा। जी हाँ, पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है बजाय प्रकार और मात्रा की। प्रकार और मात्रा से क्या है? बच्चों और वयस्कों से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लगता होगा ये कैसे प्रश्न है, तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न एक बार उठा लीजिए, अपना सिलेबस उठाइए, उस पर देखिए पूरा पूरा यहाँ पे छाप आपको मिलेगा दोस्तों। जो कंसेप्ट होता है, जो आपको सिलेबस होता है, प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। शब्दों का वही शब्द नहीं पूछा जाता है जो शब्दों का अर्थ होता है। अर्थ एक हो सकता है, शब्द अनेक हो सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए और एग्जाम पैटर्न के एक सरकारी सीट के लिए बहुत ही मददगार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आइए अगला देख लेते हैं कि कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। यह क्या है? एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। क्या है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जो वाइगोस्की के अनुसार है, बच्चे क्या सीखते हैं? तो बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। बच्चे क्या है? वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? तो नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं दोस्तों? तो नैतिक विकास के चरण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। बहुत किसी टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अंत तक देखिए, सभी प्रश्न अटेंड करके जाइए और बेहतर प्रिपरेशन यानी बेहतर तैयारी कीजिए एक सरकारी सीट, एक अध्यापक के लिए, और अपना सपना, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए कौन सी स्थिति जो है बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर कक्षा रही है? प्रदर्शित कर कक्षा रही है, समझिए बताइएगा। बाल केंद्रित कक्षा रही है। बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर, यानी कि जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसको प्रदर्शित करके कक्षा कैसी रही है? कौन सी कक्षा रही है? समझिएगा, आंसर देखिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हों और शिक्षक बारी बारी प्रत्येक समूह में जा रही हैं। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं, विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक जो है बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो यह क्या कहलाएगा? यह वह स्थिति कहलाएगी जिसमें बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर कक्षा रही है, यानी ऐसी कक्षा रही है बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करके। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। बुद्धि है। बुद्धि क्या है? समर्थों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, यह एक विशेष योग्यता है। तो बुद्धि यहाँ पर क्या है? समर्थों का एक समुच्चय है। जी हाँ, क्या है? समर्थों का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न यह है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जो भाषा विकास के लिए है प्रारंभिक बचपन का काल जो कहलाता है वह अति संवेदनशील कहलाता है। जी हाँ, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो होता है अति संवेदनशील काल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या होगी? अगर एक समझ लिए एक सह शिक्षा कक्षा है जिसमें सभी लोग हैं और लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या होगी? तो यह टिप्पणी शिक्षक के लिए क्या हो जाएगी? तो यह टिप्पणी हो जाएगी दोस्तों, लड़के बद्ध धारणा प्रकट करता है, भाव की रूढ़ लड़कियों में भेद है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू कोई प्रश्न। और इसका पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें। सभी नोट्स सभी पीडीएफ फाइल ऑल सब्जेक्ट की मैं दोस्तों वहाँ पर अपलोड करता हूँ, आप लोग मिल जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक आपको दे देता हूँ, काफ़ी सारे वीडियो मैंने लिंक दिया, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आकलन। तो आकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी ऑप्शन होगा। आकलन क्या है दोस्तों? सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समावेशन, जी हाँ, समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन करता है भैया? ऐसा कौन सा कथन है जो आपका समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह कथन है आपका, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी ऑप्शन, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यह समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कहलाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, जो वंचित वर्ग है, जो शिक्षा से वंचित वर्ग है, जो पृष्ठभूमि है वहाँ की, तो वहाँ के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ला रहे हैं, सभी प्रश्न देखिए, कुछ सरल क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ थोड़ा जटिल मिलेंगे, कुछ बहुत जटिल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तैयारी जो है टॉप रैंक के लिए हासिल के लिए की जाती है। सिलेक्शन तो 100 to 100% है। अगर सभी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और वीडियो लाइक और शेयर करते हैं तो माँ सरस्वती माता सदा सहाय होंगी आपके लिए, सदा सर्वज्ञ होंगी आपके लिए दोस्तों। प्रश्न यह कि कौन सा व्यवहार जो है बच्चे को निर्योग्यता और अधिगम की पहचान करता है? ऐसा कौन सा व्यवहार है बच्चों का, बालकों का, बालिकाओं का, जिसमें बच्चे का निर्योग्यता और अधिगम की पहचान करता है? तो वह व्यवहार हो दोस्तों, क्या कौन सा व्यवहार है? तो वह व्यवहार होता है आपका मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, और यह जिसे मूड स्विंग्स बोलते हैं। मूड कहते हैं आज मेरा मूड नहीं है, तो वही मूड स्विंग्स यानी कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ये हो जाएगा निर्योग्यता और अधिगम की पहचान हो जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। अब आंशिक रूप समझ रहे होंगे, आंशिक रूप से कोई बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है तो क्या होगा? जो बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जी हाँ, जो बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न पूछा जा रहा है सीखना, लर्निंग, सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है? तो सीखना क्या है? सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के 391 to 420 यानी कि 30 क्वेश्चन। हमारा टारगेट है 30 of 30, जरूर आप 30 में से 30 सभी सब्जेक्ट के आप वीडियोज मिल जाएंगी। क्लासेस चल रही, जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारी खुशियाँ आपके परिवार को मिले, आपको मिले दोस्तों। और ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, इसे भी लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।